जो कैमरा चला रहा है वो भी कहानी में डूब गया इतना ज़्यादा कि डॉक्टर विल की कहानी बहुत इंटरेस्टेड हो गई है। सामने कैमरा चला रहा है, वो भी उसमें डूब गया, देख ही नहीं पा रहा था। लेकिन कहानी बहुत इंटरेस्टेड है कि बर्बादी मतलब उस डॉक्टर बिल की ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव है और वो कैसे मतलब मुझे पढ़ने में मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। आगे वो कहते हैं, हम रहने के लिए अपनी ससुराल चले गए, मतलब डॉक्टर बिल और उनकी बीवी। मुझे एक नौकरी तो मिली लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर से लड़ाई हो जाने के कारण छूट गई। शराबियों का आम स्वभाव है, झगड़ते बहुत हैं। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा पाया कि मैंने 5 वर्ष बिना किसी अच्छी नौकरी के बिताए या मैंने इज्जत के साथ यह समय बिताया है। मेरी पत्नी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी करने लगी। शाम को थककर घर लौटने पर वह मुझे शराब में धुत पाती। मैं दलालों के पास बेकार आदमी की तरह हो गया। शराब ऐश विलास की वस्तु न होकर एक जरूरत बन गई। प्रतिदिन बाथ टब, जिनकी कम से कम 2 बोतल और अधिकतर 3 बोतलें पीना मेरी दिनचर्या बन गई। कभी कभी छोटी मोटी दलाली से कुछ $100 की आमदनी हो जाती और मैं उससे अपनी शराब और खाने के बिल चुका देता। ऐसा लगातार चलता ही रहा। मैं सुबह जल्दी उठ जाता। उस समय मेरा शरीर बुरी तरह कांपता और ऐंठता। यदि मुझे सवेरे नाश्ता करना हो तो पहले 1 गिलास भर के जिन और लगभग 6 बियर पीना जरूरी होता। तो भी मैं यही सोचता कि मैं इस स्थिति को अपने वश में कर सकता हूं। कभी कभी कुछ दिनों के लिए मैं शराब से दूर भी रहता, जिस कारण मेरी पत्नी के मन में एक उम्मीद की रोशनी फिर से चमक उठती। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई। जिनके पास घर गिरवी रखा था उन्होंने घर पर अधिकार कर लिया। मेरी सास की मृत्यु हो गई और मेरे ससुर व पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। इस बार मुझे अच्छी दलाली के कार्य का अवसर मिला। स्टॉक का अंक नीचे उतरकर 1932 तक चला गया और मैंने किसी तरह इन्हें खरीदने के लिए ग्रुप तैयार किया। मुझे मिलने वाले लाभ को खुलकर वितरित करता था, परंतु इसके बाद मैं एक अस्वाभाविक मोड़ पर पहुंचा और वह अवसर भी खत्म हो गया। मैं अपने खुमार से जाग गया। यह सब कुछ बदलना था। मैंने यह पाया कि शराब के एक घूंट की तरह मैं बहुत अधिक कार्य नहीं कर सकता। मैं इस परेशानी से हमेशा के लिए बाहर आ गया। इससे पहले मैंने कई अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाएं की थी, लेकिन मेरी पत्नी खुशी से यह कर रही थी। इस बार मेरे लिए इन प्रतिज्ञाओं का अर्थ वास्तव में कोई कार्य या व्यापार ही है और मैंने ऐसा किया भी। इसके थोड़ी देर बाद मैं शराब के नशे में घर लौटा। इस पर हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। मेरे अच्छे संकल्प कहां चले गए, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इनका थोड़ा सा भी आभास मुझे नहीं था। किसी ने मेरे सामने शराब का गिलास रख दिया और मैंने खामोशी से वह गिलास खाली कर दिया। क्या मैं पागल हो गया था? मैं यह मानकर आश्चर्य करने लगा कि मुझ में प्रतिपेक्ष की कमी भयंकर रूप से बहुत अधिक है। मतलब जो अंदर की ताकत होती है। मैंने अपने संकल्पों को दोबारा अपनाने का फिर से प्रयास किया। कुछ समय बीता और धीरे धीरे मेरा विश्वास गहरे आत्मविश्वास में बढ़ता गया। मैं शराब की कंपनियों पर हंसा करता। अब मेरे पास वह सब था जो उन्हें चाहिए था। एक दिन फोन करने के लिए मैं एक होटल में गया। कुछ ही क्षणों के बाद मैं टेबल में प्रहार करते हुए अपने आप से पूछ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। जैसे ही विस्की का नशा मेरे सिर पर चढ़ा, मैंने स्वयं को यह कहकर सांत्वना दी कि अगली बार ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन हर बार कुछ न कुछ होता और मैं शराब पी लेता। मैं शराब पीता रहा। दूसरे दिन का पश्चाताप, भय और निराशा सब कुछ नहीं भुला सकने वाली बातें हैं। लड़ने के लिए साहस नाम की कोई चीज नहीं थी। मेरा मन अनियंत्रित रूप से तेज दौड़ा और उस समय
मेरे मन में तुरंत घटने वाली किसी विपत्ति का तीखा एहसास हुआ। मैं सड़क पार करने में भी हिचकिचा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लड़खड़ा के गिर जाऊं और सुबह होने से पहले किसी तेज दौड़ते ट्रक के नीचे दब जाऊं, क्योंकि वहां बहुत कम उजाला था। रात में मैंने 1 दर्जन गिलास बियर पी। मेरी तड़फड़ाती नसों को अंततः कुछ आराम मिला। सुबह के अखबार से पता चला कि शेयर बाजार और नीचे लुढ़क गया। इसी तरह का पतन मेरा भी हो रहा था। बाजार तो संभल जाएगा, लेकिन मैं शायद कभी न संभल पाऊं। यह एक अकल्पनीय विचार था, कल्पना से भी परे। क्या मुझे अपने आप को मार देना चाहिए? नहीं, अभी नहीं। इसके साथ ही दिमाग पर जमा धुंधल का धीरे धीरे छटने लगा। यह काम शराब से आसान था, इसलिए 2 बोतल और पी और सब कुछ भुला बैठा। मन और शरीर की अद्भुत क्षमता है, और इन्होंने 2 और वर्षों तक यह यंत्रणा मेरे लिए और झेली, मेरे मन ने भी और मेरे शरीर ने भी। जब सुबह के समय नशे का आतंक और पागलपन मुझ पर सवार होता, तब मैं अपनी पत्नी के छोटे पर्स में से कभी कभी पैसे चुरा लेता। कभी मैं अपनी कमजोरी को सजा देने के लिए खुली खिड़की के सामने चकराते हुए झूल जाता था, या दवाई का बक्सा खोलकर बैठ जाता जिसमें जहर रखा था। मैं और मेरी पत्नी ने यह शहर छोड़कर भाग जाने की भी सोची, क्योंकि इसके लिए हवाई जहाज सेवा उपलब्ध थी। एक रात वह भी थी जब मानसिक व शारीरिक यातना इतनी अधिक हुई कि लगता था कि मैं खिड़की से कूदकर जान देने वाला हूं। मैंने किसी तरह गद्दी को निचली मंजिल पर डाला और छलांग लगा दी। एक डॉक्टर ने तेज दर्दनाशक दवा दी। दूसरे दिन डॉक्टर ने पाया कि मैं दवा के साथ शराब पी रहा हूं। ऐसे दोहरे सेवन से मेरी हालत और बिगड़ गई। लोगों को मेरे मानसिक संतुलन का भय था। मुझे भी लगने लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। शराब पीते समय या तो बहुत थोड़ा भोजन करता, या वह भी नहीं करता। इससे मेरा वजन 40 पाउंड कम हो गया था। मेरे जीजा, जो स्वयं डॉक्टर हैं, उनके सहयोग और मेरी मां की दया से मुझे शराबियों के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रसिद्ध देश के सुप्रसिद्ध अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तथाकथित बेलाडोना इलाज द्वारा मेरे दिमाग की सफाई की गई। हाइड्रोथेरेपी और हल्के व्यायाम से भी बहुत राहत मिली। सबसे अच्छी बात तो यह रही कि मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला जिसने मुझे यह बात अच्छी तरह से समझाई कि स्वार्थ और बेवकूफी की वजह से मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार था। मुझे यह जानकर कुछ हद तक संतोष हुआ कि जब शराब से लड़ते छुटकारा पाने की बात आती है, तब शराबियों की इच्छा शक्ति आश्चर्यजनक रूप से कम हो जाती है, जबकि यह अन्य बातों के लिए तो बहुत मजबूत होती है। शराब बंद करने की मेरी घोर इच्छा के लिए मेरे अविश्वसनीय व्यवहार को समझाया गया। ऐसे में अपने आप को समझने के बाद मैं उम्मीदों को पाने के लिए आगे बढ़ता गया। 3 या 4 महीनों तक मेरी पंख लगी उम्मीदें ऊंची उड़ती रहीं। मैं नियमित रूप से लगा कुछ कमाई भी करने लगा। पक्के तौर पर यह मेरे आत्मज्ञान का ही परिणाम था, लेकिन यह अधिक दिन नहीं चला। वह भयानक दिन दोबारा आया, जिस दिन मैंने फिर एक बार शराब पी ली। आसमान से जमीन में कूदने वाली खिड़की की तरह मेरा दिमाग एकदम नैतिक और शारीरिक पतन का हो गया। कुछ समय के बाद मैं दोबारा अस्पताल में भर्ती हो गया। मुझे ऐसा लगा कि अब यह मेरे अंत की निशानी है। मेरी जिंदगी का पर्दा बस कुछ समय में गिरने वाला है। मेरी थकी हुई और निराश पत्नी को यह बताया गया कि डिलीरियम इलाज के समय दिल की धड़कनें बंद हो जाने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। या शायद 1 वर्ष के भीतर मेरे दिमाग में पानी भर सकता है। मेरी पत्नी को चाहिए था कि मेरी देखरेख के लिए मुझे या तो किसी और को दे दे, या फिर पागल खाने या आश्रम में भेज दे। मुझे यह बात
बताने की जरूरत नहीं थी। मैं जानता था कि मेरा भी यही विचार था। मेरे गर्व पर यह भारी पड़ा, मेरे गर्व पर एक भारी तमाचा था। मुझे अपनी कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता पर, स्वयं पर और अपनी योग्यताओं पर इतना गर्व था, लेकिन वहीं मैं आज एक कोने में बेकार सा पड़ा था। अब मुझसे पहले चले जा चुके शराबियों के अंतहीन जुलूस के साथ अंतिम छोर पर अंधेरे में शामिल हो जाना है। मुझे अपनी लाचार पत्नी का ख्याल आया। आखिरकार वही तो ढेरों सुखों का केंद्र थी। उसकी खुशी के लिए मैं क्या नहीं दे सकता था, लेकिन सब कुछ अब खत्म हो गया था। खुद की सहानुभूति के गंदे दलदल में मुझे जो अकेलापन और निराशा मिली, उसके लिए कोई भी शब्द नहीं है। मैं चारों ओर रेत का दलदल फैल गया, मेरे चारों ओर रेत का दलदल फैल गया। मैं अपने साथी से मिला, मैं हार गया था। शराब मेरी गुरु थी। पहले कितना अंधेरा है, वास्तविक रूप से यह मेरे अंतिम बार बहकने की शुरुआत थी। मैं शीघ्र ही गुलेल के पत्थर की तरह वहां फेंका जाने वाला था, जिसे मैं अस्तित्व का चौथा आयाम कहना चाहूंगा। जैसे जैसे समय बीतने लगा, खुशी, शांति और उपयोगिता को जितना मैं जानता था, उसके अर्थ मुझे अविश्वसनीय रूप से और अधिक आश्चर्यचकित कर देने वाले मालूम होते गए। उस उजाड़ नवंबर के अंतिम दिनों की बात है। मैं रसोई में बैठा पी रहा था। मैंने थोड़ी संतुष्टि के साथ यह महसूस किया कि उस रात और दूसरे दिन पीने के लिए घर में समुचित मात्रा में शराब छिपाकर रखी गई है। मेरी पत्नी काम पे गई हुई थी। मुझे इस बात का आश्चर्य था कि मैंने अपने बिस्तर में तकिए के नीचे एक बोतल शराब छुपा रखी थी। रात भर के लिए मुझे उसकी जरूरत थी। मेरे इस चिंतन को टेलीफोन की घंटी ने तोड़ा। मेरे स्कूल का दोस्त अपनी मनमोहक आवाज में मुझसे पूछ रहा था कि मुझसे मिलने क्या वह घर आ सकता है। वह शराब छोड़ चुका था। जहां तक मुझे याद है, उसे इस हालत में न्यूयॉर्क आए वर्षों बीत चुके थे। अफवाह यह भी थी कि वह शराब के पीछे पूरी तरह पागल था। मुझे इस बात का आश्चर्य था कि ऐसा आदमी शराब कैसे छोड़ सकता है जो शराब के पीछे दीवाना है, पागल है। मैं ये सोच रहा था कि रात का भोजन करेगा, कि वो मेरे घर रात का भोजन करेगा और उसके बाद मैं खुलकर उसके साथ शराब पीऊंगा। उसके कार्यकारी कार्य की ओर ध्यान न देकर मैं सिर्फ पिछले दिनों को ही याद करता रहा। एक बार हमने शराब के दौर को पूरा करने के लिए एक वायुयान किराए पर लिया था। उसका आना व्यर्थता के सुनसान रेगिस्तान में हरे भरे बगीचे के समान था। पुराना यार मिलेगा, बैठ के पिएंगे दोनों और पूरा मजा आएगा। हाँ, रेगिस्तान में बगीचे की तरह। शराबी ऐसे ही होते हैं। मैंने दरवाजा खोला। भरे पूरे चमकीले शरीर वाला मेरा मित्र मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में बहुत कुछ नया था। वह इतना बदला हुआ था कि उसका वर्णन नहीं कर सकता। आखिरकार उसे हो क्या गया था। मैंने शराब का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। उसने पीने से साफ मना कर दिया। मेरी उम्मीद, मेरा उत्साह सारा का सारा जीरो हो गया। लेकिन साथ ही जिज्ञासा भी जगी। मुझे ताज्जुब हो रहा था कि इस आदमी को क्या हो गया। अब वह मेरा पुराना मित्र नहीं था। अरे लो भी, तुम्हें क्या हो गया है, मैंने प्रश्न किया। उसने सीधे मेरी ओर देखा। आराम से मुस्कुराते हुए उसने उत्तर दिया, मैंने धर्म स्वीकार कर लिया है, कर्तव्य। मैं भौचक्का रह गया। तो यह बात थी, पिछली गर्मियों तक जो घोर पियक्कड़ था, वह आज धर्म के प्रति इतना समर्पित। मुझे संदेह था। मेरा यह दोस्त धर्म की आग में जल रहा था और मुझे भाषण में उपदेश दे रहा था। मैंने मन में सोचा कि ईश्वर इसे और शक्ति दे और उसे इसी तरह बड़बड़ाने दे। हालांकि उसके उपदेशों की अपेक्षा मेरी शराब ज्यादा देर तक चली, लेकिन वह वो कोई बकवास नहीं कर रहा था। तथा तथात्मक तथ्यात्मक रूप में उसने यह बताया कि किस तरह दो लोग न्यायाधीश को उसके निर्णय को स्थगित कर देने के लिए राजी करने न्यायालय गए। उन्होंने सामान्य धार्मिक विचार और एक क्रियात्मक व्यवहारिक कार्यक्रम बनाया। यह 2 महीने पहले की बात थी और परिणाम स्वरूप प्रमाणित थे। ऐसा हुआ था,
वह मुझे अपने अनुभव बताने आया। यदि मुझे उन्हें अपनाने की इच्छा हो तो उसकी बातों से मुझे धक्का तो लगा, लेकिन उसमें मेरी रुचि भी बनी। वास्तव में मुझे उसकी बातों में रुचि थी। क्योंकि मैं नवोन्मेष था, इसलिए मुझे इन बातों में रुचि लेना जरूरी भी था। उसने मुझसे घंटों बात की। मेरी आंखों के सामने बचपन की यादों के दृश्य आए। अक्सर रविवार को पहाड़ पर उपदेश देने वाले महात्मा की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। शराब छोड़ देने की अर्पित प्रतिज्ञा भी वहां बताई गई, जिसे मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। अपने दादा द्वारा स्थापित चर्च की लोक रीतियों वे अच्छे कार्यों का उल्लंघन किया। उसका आग्रह कि गोलाधों का भी अपना संगीत होता है, लेकिन उपदेशक के इस अधिकार को कि उसे कैसे सुने उन्होंने नहीं माना। मरने से पहले इस प्रकार की बातें कहने की उनकी निर्भीकता, ये सभी बातें अतीत से उमड़ रही थी। मुझे ये याद आ रहा था। मेरे लिए इन्हें अपनाना कठिन था। पुराने विंचेस्टर के कैथेड्रल का वह युद्ध का दिन दोबारा वापस आ गया। मैंने हमेशा अपने से बड़ी किसी शक्ति पर विश्वास किया था।